नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, लॉकडाउन के इस दौर में फिर से हम शिक्षण विधियों के एक नई वापस कड़ी के रूप में मैं लेकर के आया हूँ। शिक्षण विधियों की सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधि मानी जाती है आगमन निगमन विधि, जो न केवल हिंदी बल्कि एसएसटी या संस्कृत लैंग्वेज की दृष्टि से इंग्लिश में भी जो इंडक्टिव डिडक्टिव शिक्षण विधि जो मानी जाती है। क्यों ये महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आगमन निगमन विधि क्या है। तो पहली बात, आगमन और निगमन विधियां दोनों विधियां अलग अलग है। एक छोटी सी बात समझते हैं कि क्या है आगमन निगमन विधि, किस तरह से उदाहरण से नियम या नियम से उदाहरण की ओर जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास वाले बच्चों को हमें समझाना है कि किसी एक कमरे में, एक मैथ का उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये मैथ के एक एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। एक कमरा जिसकी लंबाई 15 फीट है और उसकी चौड़ाई 10 फीट है, तो निश्चित बात है यदि 15 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई है और उसमें यदि एक एक फीट की टाइल्स लगाई जाए, उस पूरे कमरे में एक एक फीट की टाइल्स लगाई जाए तो एक रो में 15 आएगी। ऐसा जब 10 बार होगा तो कुल 150 टाइल्स लगेगी। इसके लिए जब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है तो कुछ इस तरह से सिखाएंगे कि बच्चों, यदि 15 उसकी लंबाई है और 10 चौड़ाई है तो सबसे पहले आप 15 लाइनें इस तरह से खींचें और फिर 10 लाइनें ऐसे खींचें और फिर उनको गिने, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते वो कुल 150 होगी। इसी तरह से यदि एक दूसरा कमरा है जिसकी लंबाई 12 और चौड़ाई 8 है, तो बच्चों से जब पूछा जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो फटाफट से इस तरह से लाइनें खींचेंगे, इस तरह से 12, इस तरह से 8 और फिर वो उनको गिन करके 96। जब तीसरी बार ऐसा करेंगे और उस रूम की लंबाई मान लो 13 और चौड़ाई 7 है, तो बच्चे अपने आप समझ जाएंगे कि इस तरफ मुझे 13 और इस तरफ 7 लाइनें खींचनी है, प्रत्येक में 13 है तो 13 का वो 7 बार पहाड़ा बोलेंगे और वो तुरंत बता देंगे कि इस तरह से 91 होगी। और चौथी बार यदि उन्हें दे दिया जाएगा इस तरह का कोई उदाहरण, तो कोई न कोई 5 7 बच्चे ज़रूर कह देंगे कि सर इसमें इतना दुख पाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ये नियम बन गया, बच्चों ने स्वयं नियम बना लिया। और पता है आपको, यदि आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा रहे हैं और उनको सबसे पहले यदि आपने बता दिया कि इनको मल्टीप्लाई करना है और उससे क्षेत्रफल आ जाएगा, तो न तो बच्चे क्षेत्रफल का अर्थ समझेंगे और न ही बच्चे इस बात के लिए एक्सेप्ट, वो इस तरह की जो है वो उम्मीद करेंगे कि सर हमसे एक जटिल जो प्रक्रिया है, गुणा, वो करवा रहे, क्यों करवा रहे हैं, ये हमें जोड़ क्यों नहीं करवा रहे हैं, केवल योग से ही काम चल सकता है, गुणा ही क्यों, उनकी ये बात समझ में नहीं आती है। जबकि यदि उदाहरण से नियम की ओर चले तो उन्होंने खुद ने नियम बना लिया और उनके समझ में आ गया कि हाँ इसमें हमें गुणा ही करना होगा। ये होता है उदाहरण से नियम की ओर। इसमें समय अधिक लगता है लेकिन सीखा हुआ ज्ञान इस तरह का स्थायी होता है, बच्चों में समझ डेवलप होती है, रटने की प्रवृत्ति कम होती है, लेकिन समय अधिक लगता है। तो प्रत्येक शिक्षण विधि, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि न तो कोई शिक्षण विधि श्रेष्ठ होती है न बुरी होती है। यदि कोई एक शिक्षण विधि श्रेष्ठ होती तो फिर इस तरह से एक ही शिक्षण विधि में समूचा अध्ययन करवाया जाता, शेष शिक्षण विधियों को काम में ही लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में कक्षा के स्तर के अनुसार शिक्षण विधि अच्छी या बुरी मानी जाती है। आगमन निगमन विधि जिसके प्रवर्तक प्रोफेसर युंग है, और इसके लिए एक लाइन याद रखनी है, आज्ञास्तु उपरत्वी मुक्कार्य। आज्ञास्तु उपरत्वी मुक्कार्य क्या है वो देखें। आ का अर्थ है आगमन विधि, ये आगमन विधि की ट्रिक है। ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण से नियम, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त और कार्य से कारण। इस तरह से देखें आप, आज्ञास्तु उप्रत्विमुख कार्य, यहाँ प्रत मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रत्यक्ष से प्रमाण दोनों जगह प्र है, इसलिए केवल प्र लिखता तो शायद कंफ्यूज होता, इसलिए यहाँ प्रत पूरा लिखा है। तो इस प्रत का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण से नियम, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त और कार्य से कारण। अब यहाँ समझने वाली बात यह है
कि जो आगमन विधि है वो ज्ञात से अज्ञात चलती है, उदाहरण से नियम चलती है। इसका मतलब उदाहरण जो होते हैं वो ज्ञात होते हैं और नियम जो होते हैं वो अज्ञात होते हैं। उदाहरण जो होते हैं वो स्थूल होते हैं, नियम सूक्ष्म होते हैं। ये उदाहरण स्थूल इसलिए होते हैं, वो हमारे सामने होते हैं, बच्चे उनको भली भांति देख सकते हैं। वो प्रत्यक्ष होते हैं, नियम प्रमाण होते हैं। ये विशेष होते हैं, नियम सामान्य होते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात, नियम सामान्य होते हैं। जब कोई प्रत्येक परिस्थिति में कोई बात समान रूप से लागू होती है तो उसका मतलब उसका सामान्यीकरण हो गया। मूर्त, उदाहरण मूर्त होते हैं, नियम अमूर्त होते हैं। उदाहरण कार्य होते हैं तो नियम कारण होते हैं। यह विधि शिक्षण सूत्र के सिद्धांतों का पालन करती है। यद्यपि नियम की जांच करने हेतु निगमन विधि की सहायता लिए जाने पर यह शिक्षण सूत्र विपरीत, ये काम नहीं है, विपरीत क्रम में लिए जाते हैं। विपरीत क्रम से तात्पर्य क्या है? निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेगी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेगी। क्यों दोनों को साथ नाम लिया जाता है उस पर भी अभी चर्चा करते हैं, तब तक देखें। तो ये विपरीत क्रम में लिए जाते हैं, इस कारण से आगमन निगमन विधि कहा जाता है। ये व्याकरण, गणित व विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोगी है। जहाँ व्याकरण का मसला हो या नियमों को रटना हो, सूत्रों को रटना हो, इस तरह से गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोगी है। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। निगमन विधि का कार्य केवल नियम की जांच करना होता है। आगमन निगमन विधि के प्रयोग के चरण। अब देखो, आगमन और निगमन विधि दोनों साथ क्यों लिया जाता है? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उनका निरीक्षण किया जाता है। जिस तरह से बच्चों ने निरीक्षण किया, उनको हल किया और नियम बन गया तो उसे नियमीकरण अथवा सामान्यीकरण कहा जाता है। फिर जो नियम बच्चों ने बनाया उसकी प्रतिपुष्टि के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें आप। 15 में 3 का भाग देने पर 5 आए। याद करें, जब हम छोटी कक्षाओं में थे, हमें 3 को 5 से वापस गुणा करके और चेक करवाया जाता था। यदि 15 आ रहे हैं तब तो हमारा उत्तर सही है, नहीं तो गलत है। तो उसी तरह से जो नियम बनाया उसके लिए वापस उदाहरण दिए गए। जब वापस उदाहरण दिए गए, परीक्षण किया गया, उस नियम का सत्यापन किया गया। तो यहाँ देखें आप, अगर नियम पहले, उदाहरण पहले और नियम बाद में, ये कौन सी विधि हो गई? ये हो गई आगमन विधि। एक बार वापस समझें, यदि उदाहरण पहले और नियम बाद में, ये कौन सी विधि हो गई? ये हो गई आगमन विधि। लेकिन जो ही नियम बना, कुछ वापस उदाहरण दे करके और प्रतिपुष्टि की जाती है, सत्यापन किया जाता है, ये कौन सी विधि हो गई? ये नियम से उदाहरण की ओर चले, ये निगमन विधि हो गई। इसलिए जब आगमन विधि का प्रयोग करते हैं और इन 4 चरण से होकर के गुजरते हैं तो वहाँ निगमन विधि का भी साथ प्रयोग होता है। इसलिए इस विधि को आगमन निगमन विधि कहा जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ऐसी विधि जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। तर्क शक्ति का विकास होता है जो समझ के सिद्धांत पर काम करती है। सीखने की गति ऐसे समय में धीमी होती है परंतु प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। समय व परिश्रम अधिक लगता है। यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी होती है। बड़ी कक्षाओं के लिए निगमन विधि काम में ली जाती है, जहाँ नियम पहले बता करके और बहुत बड़े समूह को और त्वरित गति से जहाँ पाठ्यक्रम को पूरा करवाना होता है, वहाँ निगमन विधि काम में ली जाती है। बड़े बच्चे रट सकते हैं, छोटे बच्चे रट नहीं सकते, इसलिए वहाँ आगमन विधि श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नेक्स्ट देखें, व्याख्यान विधि, जो जिसके प्रवर्तक प्लेटो थे। जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध जैसी विधाएं, जो बड़े पाठ होते हैं, उनके लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। ये सर्वाधिक प्राचीन विधि है। अभी मैं जिस विधि से आपको बता रहा हूँ, ये भी एक तरह से व्याख्यान विधि है। प्रयोग में ये सरल है, अध्यापक केंद्रित विधि है, क्योंकि ये बच्चों के लिए उबाऊ होती है, नीरस होती है। नीरस श्रोता की तरह बैठे बैठे वो सुनते रहते हैं, इसलिए अध्यापक केंद्रित है पूरी तरह से। व्याख्यान विधि के बारे में कहा जाता है कि यह एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक भी है और बुराई है। इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। व्याख्यान विधि के पद, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप ऐसे किसी प्रकरण को जो काफ़ी बड़ा है,
सबसे पहले आप विषय अथवा प्रकरण का चयन करेंगे कि आज मुझे भारत की जलवायु पढ़ानी है या आज मुझे हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाना है। फिर उसके लिए आप योजना बनाएंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से छोटे छोटे बिंदुओं में ये पॉइंट्स बना करके मैं ले जा रहा हूँ, इनको मैं पॉइंट्स को लिखाऊंगा, उस युद्ध के कारण, उसके परिणाम। फिर प्रस्तुतिकरण अर्थात व्याख्या करेंगे आप क्लास में जाकर, फिर उसका सारांश बताएंगे और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को कितना अधिगम हुआ है। इसके लिए आप प्रश्नोत्तर करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले आप प्रकरण का चुनाव, कि जैसे मुझे हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाना है आज। फिर उसके बाद में उसके पॉइंट आप जो है लिखेंगे, उसकी नोटिंग करेंगे, कारण या परिणाम इस तरह से। फिर उस क्लास में जाकर व्याख्यान करेंगे, वो प्रस्तुतिकरण होगा। फिर उसका सारांश बताएंगे और फिर मूल्यांकन करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। यह समय, श्रम व धन की बचत करने के साथ पूर्ण गति से चलने वाली विधि है। यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी विधि है। निश्चित बात है, व्याख्यान विधि छोटे स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट, दल शिक्षण। क्या है दल शिक्षण? तो सबसे पहले ये बात समझ लें आप, यहाँ दल बच्चों का नहीं होगा, यहाँ दल होगा अध्यापकों का। 12वीं क्लास में इस बार जो है हिंदी का सिलेबस थोड़ा बदल गया है। इससे पहले अतीत में दबे पांव एक पाठ था। मुझे भी लगता था इस पाठ को हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में शामिल किया जाना चाहिए, परंतु यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये कुछ पाठ जो एसएसटी या हिस्ट्री पॉलिटिकल जैसे लगने वाले होने के बावजूद भी किसी अच्छे लेखक के द्वारा लिखे होने के कारण से उसे हिंदी जैसे विषय में शामिल किया जाता है। लेकिन वहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी सभ्यताओं के बारे में जब उस पाठ में था तो दिक्कत होती है एक हिंदी विषय के अध्यापक के लिए, क्योंकि उसे हिस्ट्री के उन बातों के बारे में पता नहीं होता है या कम होता है। ऐसे में उसे आवश्यकता पड़ती है उस अध्यापक की सहायता की जो हिस्ट्री से लेक्चरर है या हिस्ट्री का टीचर है। तो छात्रों की आवश्यकता अनुसार शिक्षकों द्वारा दल के रूप में शिक्षण करवाना। किसी विषय में यदि ऐसा कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है जिस पाठ में उस विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय जैसी बातें भी शामिल हो जिनको अध्यापक समझा नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में दूसरे विषयों के अध्यापकों की सहायता लेकर छात्रों को समझाने के लिए दल शिक्षण का आयोजन किया जाता है, जहां अध्यापक दल के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये अध्यापक, एक से अधिक अध्यापक होते ही वो अध्यापकों का दल माना जाता है, उसे दल शिक्षण कहा जाता है। दल शिक्षण के सोपान यानी चरण क्या होंगे? सबसे पहले नियोजन, पूर्व ज्ञान की जांच करते हुए किस विधि से पढ़ाना है। प्रदर्शन विधि काम में लें या व्याख्यान विधि काम में लें, इस तरह का जो है चुनाव करना ये नियोजन कहलाता है। इस योजना का निर्माण करना ही नियोजन कहलाता है। नंबर 2, क्रियान्वयन, सभी अध्यापकों का सहयोग लेते हुए नेतृत्वकर्ता शिक्षक द्वारा छात्रों को शिक्षण करवाना। और ये नेतृत्वकर्ता होता विषयाध्यापक। हिंदी का पाठ है लेकिन हिस्ट्री के लेक्चर को आप 7 क्लास में लेकर के जा रहे हैं, ऐसे में हिंदी का जो अध्यापक होगा वो नेतृत्वकर्ता होगा। फिर उसके सानिध्य में छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। मूल्यांकन, छात्रों का, और जहाँ बीच बीच में समझ में नहीं आ रहा है वहाँ जो पहलू हिस्ट्री से संबंधित होंगे वहाँ अन्य अध्यापक उसकी सहायता करेगा। मूल्यांकन, छात्रों का विश्लेषण व प्रश्न उत्तर द्वारा अधिगम की जांच की जाएगी। तो नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ये 3 इसके सोपान हैं। दल शिक्षण का प्रारूप क्या होता है? सबसे पहले आत्म सभा सत्र होता है, एक प्रमुख शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाना जो लगभग 40 मिनट का होता है। लघु सभा सत्र उसके बाद में आयोजित होता है, जिसे अनुवर्ग शिक्षण भी कहा जाता है। आत्म सत्र की कमियों को दूर करना, जिस 40 मिनट में हिंदी के अध्यापक ने शिक्षण कार्य करवाया और बच्चों को जो बातें समझ में नहीं आई उन कमियों को दूर करवाया जाएगा सहयोगी शिक्षक के द्वारा, जिसके लिए 15 मिनट का समय होता है। प्रयोगशाला सत्र, बच्चे एक दूसरे से समस्या का समाधान करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, अध्यापक जी से पूछेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे।
ये 3 सत्र होते हैं, आत्मसभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। साहचर्य विधि, साहचर्य विधि के प्रवर्तक मौर्य मोंटेंसरी। इस बीच में आपको बताना चाहूँगा, जो साथी नए हैं इससे पूर्व के वीडियो देखें और शिक्षण विधियों से संबंधित जो पहला वीडियो है वो ज़रूर देखें, ताकि कई बातें इसमें बीच बीच में जो आ रही है वो आपके समझ में आए। कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक होती है, कौन सी वैज्ञानिक होती है, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं आदि। मारिया मोंटेंसरी सर्वप्रथम प्रयोग इटली में किया गया। यह प्रत्यक्ष विधि का ही दूसरा रूप है। प्रत्यक्ष विधि में जिस तरह से वस्तुएं दिखाई जाती है, जो वास्तविक हो सकती है, चित्र हो सकता है या उनका मॉडल प्रतिमान आदि हो सकता है, कुछ उससे मिलती जुलती प्रत्यक्ष विधि में अर्थ बताने हेतु मॉडल, जबकि साहचर्य विधि में छोटे छोटे कार्ड होते हैं। इन पर चित्र सहित नाम लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कार्ड है और उस कार्ड पर एक सेव का चित्र है और नीचे लिखा हुआ है एप्पल। दूसरा कार्ड है जिस पर एक बिल्ली का चित्र है और उस पर लिखा हुआ है कैट। इसी तरह के कुछ खाली कार्ड भी होते हैं जिस पर केवल सेव बनी हुई है लेकिन लिखा हुआ नहीं होता, बिल्ली बनी हुई है लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। सबसे पहले ये कार्ड दिखाया जाएगा और उसे बताया जाएगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज ए कैट। फिर ये कार्ड दिखाए जाएंगे, बच्चा बोलता जाएगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज ए कैट। और जिनको वो नहीं बोल पाएगा, दिस इज ए कैट नहीं बोल पाया, तो उसे वापस ये वाला कार्ड दिखाया जाएगा। तो इन पर चित्र सहित नाम लिखे होते हैं जिन्हें 5 या 7 बालकों के समूह में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ समय पश्चात बिना नाम लिखे कार्ड दिखाकर मूल्यांकन किया जाता है। यह वैज्ञानिक विधि है। ये प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें केवल सीमित शब्दावली का ही ज्ञान संभव है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के लिए चित्र नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें प्रायोजना विधि। प्रायोजना कार्य में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के सत्रीय कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। एक सत्र, कुछ सत्रीय कार्य को थोड़ा लंबे समय में पूरा किया जाता है। अब ये सत्र जो होता है वो 1 सप्ताह का हो सकता है, 2 सप्ताह अथवा महीने भर का हो सकता है। इस प्रकार के सत्रीय कार्य परियोजना कार्य या परियोजना विधि भी कहलाते हैं। परियोजना कार्यों द्वारा विद्यार्थी अनुभवात्मक अधिगम प्राप्त करता है, अनुभव को प्राप्त करता है। यदि कोई अध्यापक किसी प्रकरण विशेष पर विद्यार्थियों को स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहता है तो वह प्रायोजना विधि का प्रयोग करता है। जैसे यदि उसे भारत की विदेश नीति बिंदु पढ़ाना हो तो वह विद्यार्थियों को कई पुस्तकों के बारे में बताते हुए उन्हें निर्देश देगा, जैसे लाइब्रेरी से कि उस पुस्तक को आप लें, आपकी क्लास की जो किताब है। इसके अलावा आप जैसे मान लो 12वीं क्लास वालों को पढ़ा रहा है अध्यापक, तो वो कहेगा 11वीं क्लास की जो पॉलिटिकल की किताब है वहाँ भी एक इस तरह का पार्ट है, उसमें से आप बिंदु बनाएं। भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के साथ किस तरह की है, श्रीलंका के साथ किस तरह की है, अमेरिका के साथ किस तरह की है, वेस्टर्न जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्री है, उनके साथ किस तरह की भारत की विदेश नीति है, उनसे संबंधित आप बिंदु बनाएं। तो वे किस तरह से 5 दिन या 10 दिन की समय अवधि में भारत की विदेश नीति से जुड़े सभी तथ्य या बातें संकलित कर सकते हैं। प्रायोजना कार्य के लाभ। प्रायोजना कार्य करते समय छात्र को संबंधित विषय का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होता है तथा उसे उस अध्ययन क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की तकनीकों की जानकारी मिलती है। प्रायोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि अध्यापक निर्देश देता रहता है और वो स्वयं कार्य करते रहते हैं। प्रायोजना कार्य के माध्यम से संप्रेषण कौशल में भी वृद्धि होती है। संप्रेषण कौशल का मतलब है एक दूसरे से बात करना, अपनी बात को समझाना। अपनी बात को समझाने का जो कौशल होता है, विद्यार्थी समूह में कार्य करने का कौशल सीखता है। अन्वेषण अर्थात खोज प्रवृत्ति जागृत होती है, वो स्वयं जो है ढूंढते रहते हैं। इसलिए हिंदी भाषा में प्रायोजना विषयों के कुछ उदाहरण इस तरह के हो सकते हैं। राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप क्या हो सकता है, इस तरह से उन्हें एक प्रायोजना यानी एक सत्र में एक प्रदत्त कार्य का एक उदाहरण है। संधि सामासिक शब्दों के मध्य संबंध क्या है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण शब्दों में अंतर संबंध क्या है, इस तरह के कुछ बिंदु उनको दिए जा सकते हैं। प्रायोजना कार्य की बाधा अथवा सीमाएं क्या है वो देखें।
प्रायोजना कार्य की सबसे बड़ी बाधा उसको तैयार करने में आने वाली कठिनाई है। अतः अध्यापक को चाहिए कि जब छात्र प्रायोजना कार्य का प्रतिपादन कर रहा हो तब वह उसकी यथासंभव सहायता करता रहे। उसको सबसे बड़ी बाधा क्या आती है कि वो तैयार करते समय उसकी कठिनाई आएगी, कौन सी पुस्तकों का सहारा ले, किस तरह से तैयार करे, किन बिंदुओं में वो विभाजित करे, तो अध्यापक उसकी यथासंभव सहायता करता रहे। देखते हैं कुछ प्रश्न शिक्षण विधियों के पश्चात जिन 5-7 प्रश्नों को लेकर के हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न जो है वो आते हैं। व्याख्यान विधि का अन्य नाम क्या है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रवचन विधि, भाषा वैज्ञानिक विधि। निश्चित बात है व्याख्यान विधि में एक तरह से प्रवचन चलते रहते हैं, इसलिए व्याख्यान विधि का अन्य नाम होगा प्रवचन विधि। नेक्स्ट, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि, सत्यापित विधि। आज्ञास्तु परविमुख कार्य, आज्ञास्तु प्रतिमुख कार्य। आ का अर्थ है आगमन विधि, आज्ञास्तु ज्ञा का अर्थ है ज्ञात से अज्ञात, स्तु का अर्थ है स्थूल से सूक्ष्म, उ का अर्थ है उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम, इसलिए आगमन विधि का जो दूसरा नाम है वो है उदाहरण विधि। नेक्स्ट, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य। आज्ञास्तु उप्रत विमुख कार्य, वी का अर्थ है विशिष्ट, विशेष से सामान्य या विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसलिए उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सूत्र प्रणाली का मतलब है सूत्र को आप समझे नियम से, तो सूत्र प्रणाली का मतलब है जहां आपको नियम रटने हैं। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर जब यहाँ पर नहीं है तो ध्यान रखें सूत्र जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है और फिर पूर्ण से अंश की ओर और उसे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, इसलिए ये होगा पूर्ण से अंश की ओर। ये प्रश्न सी-टेट में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे स्थिति में पूर्ण से अंश की ओर करना है। नेक्स्ट, साचरी विधि का आविष्कार किसने किया? तो अभी हमने पढ़ा था साचरी विधि मौर्य मोंटेंसरी ने, मौर्य मोंटेंसरी के द्वारा प्रवर्तित साचरी विधि जिसमें कार्ड दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है रंगमंच प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? यदि जैसे इसमें दो ऑप्शन है, एक रंगमंच प्रणाली और एक कक्षाभिनय प्रणाली, तो नाटक यदि अगर पूछा जाता नाटक की उपयुक्त विधि क्या है तो हम उत्तर बताते रंगमंच प्रणाली। लेकिन नाटक शिक्षण शिक्षण जो है वो रंगमंच प्रणाली के बजाय वहाँ कक्षाभिनय किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि रंगमंच प्रणाली में दोष ये रहता है उसमें समय बहुत अधिक लगता है, काफ़ी महंगी ये विधि होती है और प्रत्येक पाठ को रंगमंच प्रणाली के द्वारा नहीं करवाया जा सकता, इसलिए कक्षाभिनय प्रणाली श्रेष्ठ विधि होती है। गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? सुकरात अपने शिष्यों को शिक्षण किस तरह से करवाते थे? वो स्वयं घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, उनके साथ उनके शिष्य भ्रमण करते रहते थे और प्रश्न पूछते थे और वो वापस प्रश्न पूछ करके उन्हें ज्ञान देते रहते थे। प्रश्न पर वो वापस जो है क्रॉस क्वेश्चन करके और उन्हें ज्ञान प्रदान करते थे। यह विधि प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है, इसलिए सुकरात विधि कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि को। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या एक से अधिक होती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है आवश्यकता अनुसार, इसलिए एक से अधिक ये सबसे संगत उत्तर है कि दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या एक से अधिक होती है, 2, 3, 4 आवश्यकता अनुसार हो सकती है। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? तो संस्कृत में आज भी हम देखते हैं किस तरह से वर्ण विचार या संधि के नियमों को सूत्र रूप में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, रटा जाता है, रटवाया जाता है और यही विधि हिंदी शिक्षण में आई कि
तो कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? तो उसका उत्तर होगा सूत्र विधि। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या एक से अधिक होती है, ये प्रश्न वापस आ गया। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को बोलना सिखाने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए, भाषा को समझाने के लिए। ये जो ऑप्शन है ए और सी, ये 2 बार आ गया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। व्याकरण ज्ञान के बिना भाषा का प्रयोग शुद्धता के साथ बालक नहीं कर पाएगा। भाषा का प्रयोग तो कर लेगा लेकिन शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाएगा, उसके लिए आवश्यक होती है व्याकरण। इसलिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, व्याख्यान विधि का प्रयोग यदि अध्यापक बीच बीच में प्रश्नोत्तर करता रहेगा तो उसमें सरसता रहेगी, मूल्यांकन होता रहेगा। अन्यथा व्याख्यान विधि पूरी तरह से नीरस और अधिगम के लिए अयोग्य साबित होगी। अतः व्याख्यान विधि का प्रयोग प्रश्नोत्तर विधि के साथ किया जाना चाहिए। ये थी शिक्षण विधियों से संबंधित जो बातें हैं। शिक्षण विधियों के साथ प्रश्न, जो नए साथी हैं सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। फिर से आगे वाले वीडियो में कुछ शिक्षण विधियां और यूनिट प्रथम जो रीट 2021 के पाठ्यक्रम में लगी हुई है उनके साथ में शिक्षण विधियों के अतिरिक्त जो भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा शिक्षण से संबंधित अन्य बातें, मूल्यांकन, भाषा कौशल, जैसे जैसे यूनिट वाइज जो टॉपिक लगे हुए हैं उनको लेकर के मैं हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद।